Okay. So here now starting with the next topic, demand for foreign exchange, and we have completed up to the types of foreign exchange rate, that is fixed exchange rate system, flexible exchange rate system, and the managed floating. Now come to page number 11.5, which is demand for foreign exchange. Okay, यानी कि हमारे पास में डिमांड हम किस तरीके से करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों? वहां की जो भी करेंसी है वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो आप उसकी डिमांड कब कब करते हैं, किन किन कारणों से करते हैं, ये यहाँ पे अब टॉपिक आएगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये चैप्टर आपको जितना सीधा दिखाई देगा, मतलब कि जो चीजें आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस आपके लिए वैसे पुटअप नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आएंगे यहाँ पर, कि इसलिए थोड़ा सा इसको बेसिक टॉपिक्स अगर आप इसके लॉजिकली समझेंगे तो आपके लिए इसके हॉट से क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएंगे। नहीं तो इसको आप चैप्टर को रटते रहेंगे ना, तब भी आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे अब हम स्टार्ट करते हैं डिमांड फॉरेन, यानी कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड कब कब करते हैं, किन किन रीजन से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है जब आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने इंपोर्ट करा गुड्स का, सर्विसेज का, तो आपको पेमेंट करनी है उसकी, तो आप किस में करेंगे उसकी एक पेमेंट? फॉरेन करेंसी में करेंगे। आप नहीं करेंगे, लेकिन जो आरबीआई पेमेंट करेगी या जो मीडिएटर है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कि जो पैसा वहां पे लिया जा रहा है, आ रहा है पैसा, वो किसके थ्रू दिया जाएगा? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज। उस फॉरेन करेंसी के थ्रू जो है पेमेंट करी जाएगी ना। आपने तो अपनी जो भी विदेश से सामान खरीदा आपने अपनी करेंसी में पेमेंट कर दिया, लेकिन सरकार के स्तर पर हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओवरऑल लेवल पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पढ़ते कि मैंने कितनी पेमेंट करी उस चीज की, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे जो ओवरऑल इकोनॉमी है, ये मैक्रो लेवल पर जो हम पढ़ रहे हैं कि ये इसकी जो पेमेंट करी जाएगी विदेशियों को हमारे देश के द्वारा, वो किस में करी जाएगी? फॉरेन करेंसी पेमेंट करी जाएगी। तो अगर हम विदेशी चीजों की डिमांड करते हैं, हम उन चीजों को परचेज कर रहे हैं, तो जो पेमेंट करी जाएगी हमारे देश के द्वारा उनके देश को, जिस देश से हमने खरीदा है, वो किस में करी जाएगी? उनकी करेंसी में करी जाएगी। तो यानी कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई सर्विस खरीदते हैं विदेश से या कोई गुड्स खरीदते हैं, तो आप उसके लिए या हमारा देश उसके लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहा है, उस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड कर रहा है। दूसरी बात आती है, अगर आप टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं बाहर, है ना, आप वहां पे जाएंगे, आपको वहां की करेंसी चाहिए खर्च करने के लिए, तो यहाँ पे आप पहले पैसे को अपने कन्वर्ट करवाएंगे ना, ट्रांसफर वो चेंज होगी करेंसी, तो भी आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड करी। तो अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो भी आपको क्या है? फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? वन वे ट्रांसफर्स, जिसमें कि हमारे पास में सामान तो आ रहा है लेकिन हम वापसी में कुछ नहीं दे रहे, इसको हम ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं, यूनिलैटरल बोलते हैं, वन साइडेड भी बोलते हैं। तो जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है ये सेंट अब्रॉड, अगर हम विदेश में कोई ऐसे ट्रांसफर्स करते हैं जिसके बदले हमें वापसी कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी उसके लिए हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड हमें करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आप किसी कंट्री में कोई कैलेमिटी पड़ जाती है, हम उसकी हेल्प करते हैं, तो हम अपनी करेंसी में नहीं करेंगे, हम उसकी करेंसी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भेजते हैं अब्रॉड में, तो उसके लिए भी क्या होता है? हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अगर यहाँ का कोई नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे कि अंबानी है, कितनी चीजें खरीदा था, हम लोग को नहीं खरीदे, लेकिन जो रिच पर्सन है वो विदेशों में अपने एसेट्स खरीदते हैं। कोई जमीन खरीद रहा है, कोई होटल खरीद रहा है, कोई रेस्टोरेंट खरीद रहा है, कोई कंपनी खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है, तो अगर वो विदेश में कोई भी एसेट्स खरीदता है तो उसको फॉरेन करेंसी की डिमांड जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है उस बंदे को ना। तो अगर यहाँ से कोई आप फॉरेन करेंसी में कुछ लैंड खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड आपको करनी पड़ती है। स्पेकुलेशन, क्या होता है स्पेकुलेशन? जब आप सट्टा लगाते हो तो भी उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड पड़ती है। लेकिन अब जो है कि अब सट्टे का काम सरकार ने काफी कम किया है, लेकिन तभी भी बहुत जोर पर चलता है। अभी मैचेस चलते हैं, कितना उसमें स्पेकुलेशन चलता है। अब तो क्या है कि जैसे वो ड्रीम 11 ऐसी कई ऐसे ना कॉन्सेप्ट से, तो अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं तो उसके लिए भी जो है क्या होता है? फॉरेन करेंसी की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये
सारी चीजें हैं जब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? इन हेड्स पर फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रीजन फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब आप जो है क्या कारण है कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को राइज करते हैं? When price of a foreign currency falls, imports from that foreign currency becomes cheaper. So import increases and hence the demand for foreign currency rises. अगर किसी विदेशी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, मान लीजिए पहले आप अपने 1 रुपए के बदले 70 रुपए $1 खरीद सकते थे अपने 70 रुपए के बदले। अब क्या हुआ कि करेंसी की वैल्यू 65 रुपीज हो जाती है। अब आप $1 के बदले 65 रुपीज देकर के आप $1 खरीद सकते हैं, तो आप डिमांड बढ़ाएंगे ना। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कब बढ़ती है? अगर करेंसी की वैल्यू हमारे देश के मुकाबले उस करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। When a foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promotes tourism to that country. आप वहां पर घूमने के लिए भी जाते हैं, टूरिज्म भी बढ़ता है। और इस तरीके से देखिए हर कारण से जो भी चीजें अगर जो है इनके प्राइसेस गिरते हैं फॉरेन करेंसी के, तो हम इनकी डिमांड को बढ़ा लेते हैं। और जो डिमांड का कर्व है यहाँ पे कैसे चलता है? वो वैसे ही चलता है जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये है आपके यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज और ये है यहाँ पर इसकी डिमांड। तो ये हमारा चलेगा डिमांड का वैसे भी ऐसे होता है, जितने प्राइसेस ज्यादा होते हैं उतनी डिमांड कम होती है। जैसा नॉर्मली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कम था, प्राइस ऑफ डिमांड जो है ये डिमांड कम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉरेन करेंसी की जो डिमांड यहाँ पर हम करते हैं। इसमें बात समझ में आएगी? दोबारा बताना है बच्चों। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जबकि फॉरेन करेंसी यहाँ पर आएगी, इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का। इससे पहले क्या था? आउटफ्लो था फॉरेन करेंसी का। तो सबसे पहला हेड जहां पर की सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की, वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशी आपकी चीजों की डिमांड करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, अपने थोड़ा बैठे बेचते रहेंगे। आप जब तक कोई डिमांड नहीं करेगा आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे उसको ना? तो अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मेनली कॉल सेंटर्स में होता है जो बीपीओ चलते हैं, तो वहां पे मेनली क्या होता है? सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है। और आपको मैंने समझाई थी बात 3rd चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की, कि हमारे भारत में आउटसोर्सिंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की सर्विसेज बहुत ही चीप और बेस्ट सर्विसेज होती है, बहुत अच्छी सर्विस होती है। स्किल्ड मैन पावर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन उस हिसाब से प्लेटफॉर्म नहीं है, उस हिसाब से रोजगार नहीं है, इसलिए वो स्किल्ड मैन पावर इस आउटसोर्सिंग में हेल्प करती है। और यहाँ से विदेशियों को सर्विसेज बहुत सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि उनके देशी करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो वो यहाँ से सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं, जैसे टीचिंग की, लॉयर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और इसकी म्यूजिक रिकॉर्डिंग, पता नहीं कितनी सर्विसेज। और वैसे भी ये टेलीकम्युनिकेशन तो कितना ज्यादा चल रहा है कि इंटरनेट सुविधाएं, टेक्नोलॉजी ने कितना विकास किया है, तो उसकी वजह से सर्विसेज बहुत आउटसोर्स होती है। ऐसी गुड्स भी यहाँ से जो है लोग खरीदते हैं। तो जब यहाँ से एक्सपोर्ट होगा गुड्स का और सर्विसेज का, तो क्या होगा? विदेशी करेंसी यहाँ पर आएगी ना, आएगी करेंसी, क्योंकि बोलो तो अपनी करेंसी पेमेंट करेंगे और आरबीआई के पास में उसके रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई विदेशी कंपनी अपना पैसा यहाँ पर लगा रही है, वो कोई प्रोडक्शन यूनिट शुरू करती है, या वो कोई शॉपिंग मॉल बनाती है, या वो कोई ऐसे मैगडीज वगैरह ऐसी चीजें बनाती है, तो फॉरेन करेंसी आएगी ना, क्योंकि वो लोग तो पैसा अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर वो जितना वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंसी जो है उसके बराबर की वैल्यू की करेंसी प्रिंट होकर के उस बंदे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जिसने कंस्ट्रक्शन सारा करना है ना, या फिर जिसने आप उसकी डीलिंग करी है उस बंदे ने, विदेशी बंदे ने। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी, विदेशी लोग अगर यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। थर्ड इज रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। आप में से बहुत से बच्चे 12th के बाद में अब्रॉड जाएंगे, है ना? पहले तो यहाँ से पैसा ले जाएंगे, फिर क्या होगा? अब वहां से पैसा भेजेंगे अपनी फैमिली के लिए? नहीं भेजोगे, भेजोगे पैसा ना? तो आप जो पैसा भेजेंगे वो वहां की करेंसी में भेजेंगे, आपके पास इंडियन करेंसी तो नहीं है, लेकिन जो पैसा आप भेजेंगे वो सरकार के खाते में आ जाएगा, आरबीआई खाते में आ जाएगा, और उतनी वैल्यू की करेंसी प्रिंट होके आपके फैमिली के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। क्यों नहीं लेगी भैया? इतना काम कर रही है, तुम्हारे वहां बैठे हुए पैसे भेज रही है, पैसे के अलावा कुछ बात थोड़ा होती है, पैसा आ जाए जितना मर्जी चार्जेस हो।
अब मान लीजिए आपने कहीं पर पैसा ट्रांसफर करना है, कुछ ना कुछ तो सरकार लेगी, पैसा बीच में नहीं कर, खाली वो जन सेवा कर रही बैठी हुई। अर्निंग बेटा हर किसी में, आपको पहले बताया इकोनॉमिक्स का मतलब ही। और वैसे भी अगर आप कुछ भी बेटा सर्विसेज कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन करेंसी का इसकी सप्लाई में राइज कब होगा, अगर करेंसी के रेट क्या होते हैं हमारे लिए, क्या होगा डेप्रिसिएशन, तब इनकी सप्लाई में क्या होगी बढ़ोतरी। इसीलिए जो इसका कर्व कैसे होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। ये रेट ऑफ एक्सचेंज है सप्लाई में, तो अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन, उनके लिए सामान सस्ता हुआ ना। अगर हम हमारे लिए 70 से 75 होता है, तो उनको $1 के बदले हमारे यहाँ से 75 रुपए का सामान मिलेगा, जो कि पहले सिर्फ 70 रुपए का मिल रहा था। तो वो तो राइज करेंगे ना, अपनी डिमांड को राइज करेंगे, तो जो उनके लिए डिमांड है वो हमारे लिए क्या है सप्लाई। ये बिल्कुल अपोजिट चलाना पड़ेगा आपको उसको। तो इसीलिए कर्व कैसा होता है पॉजिटिव स्लोप, और डिमांड कर्व कैसा था वो नेगेटिव स्लोप। समझ में आ रही मेरी बात पूरी जो मैं बता रही हूँ? तो इसका कर्व कैसा होगा पॉजिटिव स्लोप सप्लाई का, और उसका कैसा होगा नेगेटिव स्लोप होगा सप्लाई डिमांड का।